इंद्रधनुष। वाह, आज तो आप सचमुच बिजली गिरा रही है। नई साड़ी है क्या? रुचा को देखते ही गिरीश मुस्कुराया। न तो यह नई साड़ी है और न ही मेरा किसी पर बिजली गिराने का इरादा है। रुचा रुखेपन से बोली, जबकि उसने सचमुच नई साड़ी पहनी थी। आपको बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूँ, पर यह रंग आप पर बहुत फपता है। फिर आपकी जिंदगी में जो आकर्षण है वह सौंदर्य प्रसाधनों से लिपे पुते चेहरों में कहाँ। मैं तो माँ से हमेशा आपकी प्रशंसा करता रहता हूँ। वह तो मेरी बातें सुनकर ही आपकी इतनी बड़ी प्रशंसक हो गई है कि आपके माता पिता से बातें करने आपके यहाँ आना चाहती थी, पर मैंने ही मना कर दिया। सोचा जब तक आप राजी न हो जाए आपके माता पिता से बात करने का क्या लाभ है। गिरीश यह सब एक ही सांस में बोलता चला गया था और रुचा समझ न सकी थी कि उसकी बातों का क्या अर्थ ले। अजीब व्यक्ति है यह। कितनी बार मैं इसे जता चुकी हूँ कि मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। सच पूछो तो रुचा को पुरुषों से घृणा थी। वे जो भी करेंगे अपने स्वार्थ के लिए। पहले तो मीठी मीठी बातें करेंगे, पर बाद में यदि एक भी बात मनो अनुकूल न हुई तो खुद ही सारे संबंध तोड़ लेंगे। रुचा इसी सोच के साथ अतीत की गलियों में खो गई। तब वह केवल 17 वर्षीय की किशोरी थी और अनुपम किसी बोरे की तरह उसकी इर्द गिर्द मंडराया करता था। खुद उसकी सपनीली आंखों ने भी तो तब जीवन की कैसी इंद्रधनुषी छवि बना रखी थी। जागते हुए भी वह स्वप्न लोक में हो ही रहती थी। उस दिन अनुपम का जन्मदिन था और उसने बड़े आग्रह से रुचा को आमंत्रित किया था, पर घर में कुछ मेहमान आने के कारण उसे घर से रवाना होने में ही कुछ देर हो गई थी। वह जल्दी से तैयार हुई थी, फिर उपहार लेकर अनुपम के घर पहुंच गई थी, पर दरवाजे पर ही अपना नाम सुनकर ठिठक गई थी। क्या बात है, अब तक तुम्हारी रुचा नहीं आई? भीतर से अनुपम की दीदी का स्वर उभर आया। मेरी रुचा? आप भी क्या बात करती है दीदी, बड़ी ही मूर्ख लड़की है, बेकार ही मेरे पीछे पड़ी रहती है। इसमें मेरा क्या दोष? बनो मत, उसके सामने तो उसकी प्रशंसा के फूल बांधते रहते हो। अब उसकी सहेली का उलाहना भरा स्वर सुनाई दिया। वह तो मैंने विवेक और विशाल से शर्त लगाई थी कि झूठी प्रशंसा से भी लड़कियां कितनी जल्दी झूम उठती है। अनुपम ने बात समाप्त करते करते जोर का ठहाका लगाया था। वहां मौजूद लोगों ने हंसी में उसका साथ दिया था, पर रुचा के कदम वही जमकर रह गए थे। आगे बढ़ूं या लौट जाऊं? बस एकादो क्षण की दुविधा के बाद वह लौट आई थी। वह अपने कमरे में बंद होकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। कुछ दिनों के लिए तो उसे सारी दुनिया से घृणा हो गई थी। यह मतलबी दुनिया क्या सचमुच रहने योग्य है? रुचा खुद से ही प्रश्न करती, पर धीरे धीरे उसने अपने आप को संयम कर लिया था। फिर अनुपम प्रकरण को वह दुस्वप्न समझकर भूल गई थी। उस घटना को 1 वर्ष भी नहीं बीता था कि घर में उसके विवाह की चर्चा होने लगी। उसने विरोध किया और कहा, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। 1-2 नहीं, पूरी 4 बहनें हो, फिर तुम ही सबसे बड़ी हो। हम कब तक तुम्हारी पढ़ाई समाप्त करने की प्रतीक्षा करते रहेंगे? माँ ने परेशान होकर प्रश्न किया था। क्या कह रहे हो माँ, अभी तो मैं बीए में हूँ। हम कौन सी तुमसे नौकरी करवानी है? अब जो कुछ पढ़ना है ससुराल जाकर पढ़ना। माँ ने ऐसे कहा मानो 1-2 दिन में ही उसका विवाह हो जाएगा। रुचा ने अब चुप व तटस्थ रह गई। पढ़ाई में मन लगाने का निर्णय किया, पर जब हर तीसरे चौथे दिन वर पक्ष के सम्मुख उसकी नुमाइश होती, ढेरों मिठाई व नमकीन खरीदी जाती, सब कुछ अच्छे से अच्छा दिखने का प्रयत्न होता, तब भी बात न बनती। इस दौरान रुचा एमए प्रथम वर्ष में पहुंच गई थी। इस बीच उसने कई बार मना भी किया कि वरों की उस नीलामी में बोली लगाने की उनकी हैसियत नहीं है, पर हर बार माँ का एक ही उत्तर होता, तुम सब अपनी गृहस्थी वाली हो जाओ और हमें क्या चाहिए। पर माँ, अपने घर की दहलीज लांघने का मूल्य चुकाना क्या हमारे बस की बात है? माँ से पूछा था रुचा ने। अभी बहुत भले लोग हैं इस संसार में बेटी। रुचा, क्यों अपनी माँ को सताती हो तुम? कोशिश करना हमारा फर्ज है, फिर कभी न कभी तो सफलता मिलेगी ही। पिताजी माँ से उसकी बातचीत सुनकर नाराज हो उठे तो वह चुप रह गई थी। पर एक दिन चमत्कार ही तो हो गया था। पिताजी समाचार लाए थे कि जो लोग रुचा को आखिरी बार देखने आए थे
उन्होंने रुचा को पसंद कर लिया था। एक क्षण को तो रुचा भी खुशी के मारे जड़ रह गई थी, पर वह प्रसन्नता उस वक्त गायब हो गई जब पिताजी ने दहेज टीका की रकम व सामान की सूची दिखाई। रुचा निराश होकर शून्य में ताकती बैठी रह गई थी। जब माँ ने अजीत को देखा तो वह निहाल ही हो गई। कैसा सुंदर सजीला दूल्हा मिला है तुझे, वह रुचा से बोली। पर वर पक्ष की भारी मांग को देखते हुए रुचा चाह कर भी खुश नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे अजीत घर के सदस्य जैसा ही होता जा रहा था। लगभग तीसरे चौथे दिन बैंक से लौटते समय वह आ जाता, तब अति विशिष्ट व्यक्ति की भांति उसका स्वागत होता, या फिर कभी कभी वे दोनों ही घूमने के लिए निकल जाते। मुझे तो अपने आप पर गर्व हो रहा है। उस दिन रेस्टोरेंट में बैठते ही अजीत रुचा से बोला, रहने दीजिए, क्यों मुझे बना रहे हैं? रुचा मुस्कुराई। क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं होता क्या? ऐसी रूपवती और गुणवती पत्नी बिरोलों को ही मिलती है। मैंने तो जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी समझ गया था कि तुम मेरे लिए ही बनी हो। अजीत अपनी रो में बोलता गया। रुचा बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा था। जब अजीत ने पहली ही नजर में समझ लिया था कि वह उसके लिए ही बनी है, तो फिर वह मोल भाव किस लिए? कैसे दहेज की एकाएक वस्तु की सूची बनाई गई थी? घर के छोटे से छोटे सदस्य के लिए कपड़ों की मांग की गई थी। रुचा के मस्तिष्क में विचारों का तूफान सा उठ रहा था, पर वह इधर उधर देखे बिना यंत्रवत कॉफी पिए जा रही थी। तभी दो लड़कियों ने रेस्तरां में प्रवेश किया। अजीत को देखते ही दोनों ने मुस्कुराकर अभिवादन किया और उसकी मेज के पास आकर खड़ी हो गई। यह रुचा है, मेरी मंगेतर। और रुचा, यह है उमा और यह राधिका, हमारी कॉलोनी में ही रहती हैं। अजीत ने रुचा से उनका परिचय कराया। चलो, तुमने तो मिलाया नहीं, आज हमने खुद ही देख लिया अपनी होने वाली भाभी को। उमा बोली। बैठिए ना, तुम दोनों खड़ी क्यों हो? अजीत ने औपचारिकतावश आग्रह किया। नहीं, हम तो उधर बैठेंगे दूसरी मेज पर। हम भला कबाब में हड्डी क्यों बने? राधिका हंसी। फिर वे दोनों दूसरी मेज की ओर बढ़ गई। राधिका की माँ मेरी माँ की बड़ी अच्छी सहेली है। वह उसका विवाह मुझसे कराना चाहती थी। यूं उसमें कोई बुराई नहीं है, स्वास्थ्य सुंदर और पढ़ी लिखी है। अब तो किसी बैंक में काम भी करती है। पर मैंने तो साफ कह दिया था कि मुझे चश्मे वाली पत्नी नहीं चाहिए। अजीत बोला। क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ इतनी सी बात के लिए आपने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया? यदि आपको चश्मा पसंद नहीं था तो वह कॉन्टैक्ट लेंस लगवा सकती थी। रुचा हैरान स्वर में बोली। बात तो एक ही है, चेहरे की तमाम खूबसूरती आंखों पर ही तो निर्भर करती है। पर तुम क्यों भावुक होती हो? मुझे तो तुम मिलनी थी, फिर किसी और से मेरा विवाह कैसे होता? अजीत ने रुचा को आश्वस्त करना चाहा। कुछ देर तो रुचा स्तब्ध बैठी रही। फिर वह ऐसे बोली मानो कोई निर्णय ले लिया हो। आपसे एक बात कहनी थी। कहो। तुम्हारी बात सुनने के लिए तो मैं तरस रहा हूँ, पर तुम तो कुछ बोलती ही नहीं। मैं ही बोलता रहता हूँ। पता नहीं माँ पिताजी ने आपको बताया है या नहीं, पर मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकती। मैं भी कॉन्टैक्ट लेंसों का प्रयोग करती हूँ। रुचा बोली। क्या? पर तभी बैरा बिल ले आया। अजीत ने बिल चुकाया और दोनों रेस्तरां से बाहर निकल आए। कुछ देर दोनों इस तरह चुपचाप साथ साथ चलते रहे, मानो कहने को उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। मैं अब चलूंगी, घर से निकलते हुए देर हो चुकी है। माँ इंतजार करती होंगी। वह घर की ओर रवाना हो गई। कुछ दिन बाद। क्या बात है रुचा, अजीत कहीं बाहर गया है क्या? 3-4 दिन से आया ही नहीं, माँ ने पूछा। पता नहीं माँ, मुझसे तो कुछ कह नहीं रहे थे, रुचा ने जवाब दिया। क्या बात है रुचा, परसों तेरे पिताजी विवाह की तिथि पक्की करने गए थे, तो वे लोग कहने लगे कि ऐसी जल्दी क्या है, आज फिर गए हैं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ माँ, वह लड़के वाले हैं। आप लोग उनके नखरे उठाते हैं तो वे और भी ज्यादा नखरे दिखाएंगे ही। रुचा बोली। क्या हम नखरे उठाते हैं लड़के वालों के? शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बात कहते हुए? कौन सा विवाह योग्य घर वर होगा जहाँ हमने बात न चलाई हो? तब कहीं जाकर यहाँ बात बनी है। तुम टलो तो छोटी बहनों का नंबर आए। माँ के वर्षों से संचित कड़वाहट बहाना पाते ही बह निकली। रुचा स्तब्ध बैठी रह गई। अपने ही घर में क्या स्थिति थी उसकी। माँ के लिए वह एक ऐसा बोझ थी जिसे वह टालना चाहती थी। अपना घर सोचते हुए उसके
होठों पर कड़वाहट रेंग आई। अपना घर तो विवाह के बाद बनेगा, जिसकी दहलीज पार करने का मूल्य ही 1-1.5 लाख रुपए है। कैसी विडंबना है, जहाँ जन्म लिया पली बड़ी, न तो यह घर अपना है, न ही जहाँ गृहस्थी बसेगी वह घर अपना है। जाने और कितनी देर ऋचा अपने ही ख्यालों में उलझी रहती। यदि पिताजी का करुण चेहरा और उसे भी अधिक करुण स्वर उसे चौंका न देता। क्या बात है ऋचा, हम तुम्हारी भलाई के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, पर पता नहीं क्यों तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुली रहती हो। क्या हुआ पिताजी? ऋचा हैरान स्वर में पूछने लगी। तुम्हें अजीत से यह कहने की क्या जरूरत थी कि तुम कॉन्टैक्ट लेंसों का प्रयोग करती हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया था, ऐसे ही बात से बात निकल आई थी। फिर मैंने छिपाना नहीं समझा। तुम नहीं जानती तुमने क्या कह दिया। अब वे लोग कह रहे हैं कि हमने यह बात छिपाकर उन्हें अंधेरे में रखा। पिताजी दुखी स्वर में बोले। पर विवाह तो निश्चित हो चुका है, सगाई हो चुकी है, अब उनका इरादा क्या है? माँ ने परेशान होकर पूछा। जो जाने कब वहाँ आकर खड़ी हो गई थी। कहते हैं कि वे हमारी छोटी बेटी पूर्णिमा को अपने घर की बहू बनाने को तैयार है, पर मैंने कहा कि बड़ी से पहले छोटी का विवाह हो, ऐसी हमारे घर की रीत नहीं है। फिर भी घर में सलाह करके बताऊंगा। लेकिन बताना क्या है? हमारी बेटियों को क्या उन्होंने पैर की जूतियां समझ रखा है कि अगर बड़ी ठीक न आई तो छोटी पहन ली? वह क्रोधित स्वर में बोले। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है पिताजी? यदि उन्हें पूर्णिमा पसंद है तो आप उसका विवाह कर दीजिए। मैं तो वैसे भी पढ़ी लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। ऋचा ने क्षणार्ध में ही मानो निर्णय ले लिया। कुछ देर सब चुप खड़े रहे, मानो कहने को कुछ बचा ही न हो। ऋचा ठीक कहती है, अधिक भावुक होने में कुछ नहीं रखा है। ऊंची नाक रखोगे तो ये सब यही बैठी रह जाएगी। माँ ने अपना निर्णय सुनाया। फिर तो एक एक करके 8 वर्ष बीत गए थे। उससे छोटी तीनों बहनों के विवाह हो गए थे। ऋचा भी पढ़ाई समाप्त करके कॉलेज में व्याख्यात हो गई थी। पिताजी भी आवश्यक ग्रहण कर चुके थे। अब तो वह विवाह के संबंध में सोचती तक नहीं थी। पर गिरीश ने अपने व्यवहार से मानो शांत जल में कंकड़ फेंक दिया था। अब अतीत को याद करके वह बहुत अशांत हो उठी थी। अरे दीदी, यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? बत्ती भी नहीं जलाई। नीचे माँ बुला रही है। तुम्हारे कॉलेज के कोई गिरीश बाबू अपनी माँ के साथ आए हैं। अरे तुम तो रो रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऋचा की छोटी बहन सुरभि ने आकर कहा। नहीं, रो नहीं रहूं, ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तो चल, मैं आ रही हूँ। ऋचा अपने आंसू पोंछते हुए बोली। ड्राइंग रूम में पहुंची तो एकाएक सबकी निगाहें उसकी ओर ही उठ गई। आपकी बेटी ही पहली लड़की है जिसे देखकर गिरीश ने विवाह के लिए हाँ की है, नहीं तो यह तो विवाह के लिए हाँ ही नहीं करता था। ऋचा को देखते ही गिरीश की माँ बोली। आपने तो हमारे बोझ हल्का कर दिया बहन जी। इससे छोटी तीनों बहनों का विवाह हो चुका है, मुझे है। ऋचा ने बैठते हुए सोचा। वह कुछ कहती उससे पहले ही गिरीश की माँ और उसके माता पिता उठकर बाहर जा चुके थे। बस वह और गिरीश ड्राइंग रूम में रह गए थे। एक बात पूछूं, आप कभी हंसते मुस्कुराती भी है या यूं ही मुंह फुलाए रहती है? गिरीश ने नाटकीय अंदाज में पूछा। मैं भी आपसे एक बात पूछूं? ऋचा ने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न कर दिया। आप कभी गंभीर भी रहते हैं या यूं ही बोलते रहते हैं? चलिए, आज पता चल गया कि आप बोलती भी है। मैं तो समझा था कि आप गूंगी है। पता नहीं कैसे पढ़ाती होगी। मैं सचमुच बहुत बोलता हूँ। अब क्या करूँ, बोलने का ही तो खाता हूँ, पर मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना आप समझती है। गिरीश अचानक गंभीर हो गया। देखिए, आप अच्छे हो या बुरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरुषों में तो मुझे विशेष रूप से कोई रुचि नहीं है। आपके अनुभव निश्चय ही कटु रहे होंगे, पर जीवन में किसी न किसी पर विश्वास तो करना ही पड़ता है। आप एक बार मुझ पर विश्वास तो करके देखिए। गिरीश मुस्कुराया। ठीक है, पर मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मैं कॉन्टैक्ट लेंसों का प्रयोग करती हूँ। दहेज में देने के लिए मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं है। ऋचा कटु स्वर में बोली। हम एक दूसरों को समस्त गुणों व अवगुणों के साथ स्वीकार करेंगे। ऋचा, फिर इन बातों का तो कोई अर्थ ही नहीं है। मैं तुम्हें 3 वर्षों से देख परख रहा हूँ। मैंने यह निर्णय एक दिन में ही नहीं लिया है। आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। गिरीश की बातों को समझकर ऋचा खामोश रह गई। इतनी समझदारी की बातें तो आज तक उससे किसी ने नहीं की थी। फिर उसके नेत्र भर आए। क्या हुआ? गिरीश ने हैरान होकर पूछा।
कुछ नहीं, ये तो प्रसन्नता के आंसू है। ऋचा ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसे लगा कि आंसुओं के बीच से ही दूर क्षितिज पर इंद्रधनुष उग आया है।